चलो चैप्टर 3 करना फिर, हैं? आओ फिर चैप्टर 3 जी, theory base of accounting standard, sorry, theory base of accounting standards and Indian accounting standards। ये हमें बताता है कि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, किस और कैसे कर रहे हैं। सो पहले है जी गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये हैं जी सेट ऑफ रूल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड गाइडलाइंस दैट डिफाइंस द अकाउंटिंग पैरामीटर्स एंड कंस्ट्रेंट्स विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। दायरा जिसके बीच में रहकर अकाउंटिंग की जाती है। ये थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। बेसिकली दे आर गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं टू स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। प्रेजेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI इशू करता है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस पे लगते हैं, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एटसेट्रा, नॉट ऑन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज एक्ट 2013 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई करता है वो लगते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे और मैंडेटरी हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या? रूल्स जो है अडॉप्टेड यूनिवर्सली फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस का मतलब समझ लो। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिक अजम्पशंस हैं या फंडामेंटल प्रोपोजिशंस हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। वही सेम चीज, दे आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब उन्होंने बोला जी, अगर आपने सुना हो, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्या हैं? क्या हैं? बेसिक व्हाट? 3.3 पेज, सेकंड हेडिंग क्या है? फंडामेंटल। आगे आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ OR और। ये या ये दोनों एक ही चीज हैं। एंड का मतलब अलग अलग। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस जो हैं वन एंड द सेम थिंग। अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, वो अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। ठीक है ना जी? तो ये परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं हमारे बिजनेस में टू फॉलो सर्टन अकाउंटिंग पॉलिसीज। वही नॉर्म बन जाता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Conventions may undergo a change to bring in the improvement in the quality of accounting information. Features सिर्फ पढ़ लो जी। Principles are man-made, flexible और generally accepted। किसी भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जनरली एक्सेप्टेड होने के लिए उसका रेलिवेंट होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है और फीजेबल होना जरूरी है। अब आते हैं जी 3 आपकी बेसिक अजम्पशंस के ऊपर। अब ध्यान से पढ़ना। गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, कंसिस्टेंसी अजम्पशन है, एक्रूअल अजम्पशन है। जबकि अकाउंटिंग आगे क्या लिखा है 3.5 पेज? प्रिंसिपल्स। इनके साथ वर्ड क्या लग रहा है? नहीं, अब अदर्स लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो अजम्पशंस 3 हैं जिसके बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो ही नहीं सकती। पहली, गोइंग कंसर्न,
चलती का नाम गाड़ी, मतलब हमारी कंसर्न जो है वो चलती रहेगी। अगर आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि आपका बिजनेस अगले साल भी रहेगा, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन एंड द सेम थिंग। फिर एसी भी खर्चा है और बिजली का बिल भी खर्चा है। अब आप बोलोगे है तो खर्चा ही, लेकिन एसी एसेट है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। एसी अगले साल भी चलेगा, लेकिन अगले साल तभी चलेगा ना जब आप मानोगे हमारा बिजनेस चलेगा। सो दैट्स द बेसिक अजम्पशन, गोइंग कंसर्न assumption कि the life of the business is indefinite. We don't have any intention to scale down its operations. धंधा खोलते हैं जी, चाय की रेडियो ही लगाओ, चाहे सब्जी का ठेला लगाओ, क्या सोचते हो सब्जी के ठेले से फड़ी पे आ जाएंगे कि और बढ़ेंगे? हाँ, चलिए। Going concern assumption prescribes that transaction should be recorded and reported on the basis that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operations significantly. The most important point is, देखो आपको दो चीजें आनी हैं इस चैप्टर में से। अगर आप सब सर्वसम्मति से कह रहे हो कि चैप्टर करा दो, इट मीन्स तुम्हें नहीं आता। तो दो चीजें आनी हैं, एक तो है रट्टा। रट्टे का मतलब है जी आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना आएगा, सब्जेक्टिव टाइप। एक्सप्लेन गोइंग कंसर्न असम्पशन 3 नंबर का, 2 नंबर का, तो उसमें लिखना पड़ेगा। अब गोइंग कंसर्न असम्पशन जी चलती का नाम गाड़ी तो लिख के आने से रहे, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक, दूसरा आपको क्वेश्चन आना है ये कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आ गया और बता दिया भाई कौन सा असम्पशन लग रहा है या कौन सा वायलेट हो रहा है। तीसरा जो उन्होंने करना है वो ये है कि उन्होंने एक सिचुएशन देनी है और तुम्हें कहना है इस सिचुएशन में केड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और फिर उसे क्या करो, एक्सप्लेन। मतलब पूरे चांसेस हैं शून्य के, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना गलत, फिर गलत कोई क्या कर देना है, एक्सप्लेन, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो यही देंगे आपको, वो इतना भी नहीं देंगे कि आपको सिर्फ सीधा कॉन्सेप्ट मार दिया और आपने जो भी फड़े मारी उसमें चलो एक आधा नंबर तो बना, वो एक आधा नंबर भी नहीं देंगे। वो कहेंगे नॉलेज है तो नंबर देंगे, नॉलेज नहीं है तो नंबर नहीं देंगे। चलिए, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन एसी एंड एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, अंडरलाइन कर लो जी अब इसे, फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं और दे आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। वैसे आपका एसेट जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, वो आपको बताता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये इसीलिए कह रहे हैं कि भाई इसी अजम्पशन की वजह से तो आपका एसेट माना जा रहा है। एसेट मानोगे तभी उसे क्या करोगे, डेप्रीशिएट। एग्जाम्पल नीचे जी, अब तो कराने की लोड ही नहीं जी, डेप्रीशिएशन का चैप्टर करा दिया आपको, डन है ना जी। चलिए लास्ट लाइन भी पढ़ लो, अब तो समझ आ जानी चाहिए। द टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट रेटेड एज एन इन द ऑफ, हाँ उसे एक्सपेंस माना जाता है थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अगली अजम्पशन जनाब, कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है जी एक प्रैक्टिस जो आपने फॉलो कर ली फिर आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो। इसका ये मतलब नहीं है आप चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हो। अगर लॉ कहता है चेंज करो, या चेंज करने से हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है और वो और मीनिंगफुल और रेलिवेंट बन जाती है, तो जरूर क्या करो, चेंज करो। लेकिन ऐसा नहीं है बस खुद ही मारते रहो, पहले इधर चलेगा फिर इधर चलेगा फिर इधर चलेगा फिर इधर चलेगा। दैट इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। और ये जरूरी क्यों है, दो चीजों के लिए। पहला, अगर आप अपने खुद की परफॉर्मेंस को पिछले साल से कंपेयर करना चाहते हो, तो अगर पिछले साल भी सेम प्रैक्टिस फॉलो की होगी, इस साल भी सेम प्रैक्टिस फॉलो की होगी, तभी कंपैरिजन कर पाओगे। अब सेम प्रैक्टिस, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक साल आपने अप्लाई किया स्ट्रेट लाइन और दूसरे साल अप्लाई किया रिटन डाउन। अब आप दोनों साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए
According to the consistency assumption, accounting practices once adopted and selected should be applied consistently year after year. It helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with that of previous year. It is important because equally acceptable alternative accounting practices exists, straight line written down, and eliminates personal bias and helps in showing results that are comparable. Example दे दिया जी आपको मैंने, वही नीचे दे रखा है. अकाउंटिंग प्रैक्टिस में भी चेंज, बिल्कुल चेंज भी हो सकती है इफ लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट, या चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन. तीसरी कड़ी है जी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर किया था रिवीजन क्लासेस में दूसरे नंबर पे. क्या था? कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. क्या कहता है? एक साल का खर्चा उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे पे हुआ है चाहे पे. एक साल की इनकम उसी साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए, चाहे मिली चाहे नहीं मिली. एक साल के अंदर अगले साल और पिछले साल का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. करोगे तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, और ना ही करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बता पाओगे. सो दैट इज योर एक्रूअल assumption. A transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into, and not when the transaction takes place, well, not when the settlement takes place. Thus, revenue is recognized. अपना पूरा एक प्रिंसिपल है, नाम है revenue recognition principle. Thus, revenue is recognized as realized when the sale is or services are, whether cash is received or. Similarly, expenses are recognized as expenses in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid in cash or. अब ये important है जी, in recognizing asset, liability, income and expense as and when transactions related to it are entered into. ध्यान दो, मार्च महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, एंट्री देना. क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो ये एंट्री? नहीं, पैसे तो पे हुए नहीं, फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट. और हमारा अक्रूअल अजम्पशन कहता है हमें ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करना है? जब हम ट्रांजैक्शन में एंटर हुए कि जब पैसों का लेन देन हुआ. तो जनाब मार्च के मंथ में आपका एम्प्लॉय आपके लिए काम कर चुका है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर चुका है, यस और नो? उसके पैसे आपने पे, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं करोगे? इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं करोगे? करेंगे. अब एंट्री आपने बोली सैलरी अकाउंट डेबिट टू, व्हाट इज सैलरी हियर एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी हियर. तो आपका एक्रूअल अजम्पशन आपको एक्सपेंस भी आइडेंटिफाई करके दे रहा है और लाइबिलिटी भी आइडेंटिफाई करके दे रहा है, और आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो मार्च कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो ना एसेट देगा ना एक्सपेंस देगा. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में मार्च महीने की सैलरी रिकॉर्ड ही नहीं करनी, क्योंकि इसमें पैसे गए ही नहीं. तो ना वो क्या मान के दे रहा आपको? खर्चा, ना मान के दे रहा आपको एसेट, सॉरी लायबिलिटी. चलिए, under this concept, revenue is recognized as earned at the time of the goods or services are sold or rendered to the customer. The legal title is passed to the customer, who in turn has an obligation to pay for the firm. Expenses regarded as incurred when the goods or services are purchased or availed, and an obligation to pay for them is assumed. बता दिया जी आपको. क्रेडिट, सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी. पढ़ लो जी, जरा नीचे दो दे रखे हैं. डन है? चलो, अब क्या आ गया जी? अकाउंटिंग ब्रैकेट पहला. अब तो नाम ही आपको बता देता है, ओनर एंड बिजनेस आर, किसी को बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी और
बिजनेस एंटिटी। कानून की निगाह में अकाउंट और बिजनेस आर वन एंड द सेम थिंग, लेकिन अकाउंट्स की निगाह में फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट entities. We prepare the books of accounts of whom? We record everything in the books from whose point of view? काहे को? Courtesy, this concept. अब ये concept कौन दे रहा? Accountancy. इसको अप्लाई कौन कर रहा है? Accounting. So accountancy जो है वो आपको बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है. Accountancy is the theoretical knowledge of accounts and accounting is the practical implementation of accountancy. Accountancy theory framework है और accounting जो है वो उस theory framework की practical implementation है. आपके जीवन काल की पहली एंट्री इसी प्रिंसिपल की देन है. ओनर एंड बिजनेस आर two separate entities. Whatever is introduced by owner into the business is known as capital. Whatever the business owes towards the owner is also known as. वो इसीलिए पॉसिबल है जब आप इन दोनों को अलग अलग मान रहे हो. चलिए according to the business entity principle, business is considered to be from its business transactions are recorded in the books of accounts from whose point of view? And not from that of owners, being regarded as from, are considered as of the, to the extent of their account with the business is credited with. अब तो कैपिटल का अकाउंट भी बनवा दिया था लेजर में. कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट कौन होता है? कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, that is by cash additional capital, by profit and loss account. डेबिट कौन होता है? टू ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. बेसिकली प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल आपकी कैपिटल को बढ़ाते हैं, ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और लॉसेस आपके कैपिटल को कम करते हैं. एग्जाम्पल बता दिया जी आपको. नेक्स्ट मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं. जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते. अब इसके दो लिमिटेशंस हैं. पहला, वो इवेंट्स जिन्हें आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उन्हें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, हाउएवर इंपॉर्टेंट दे आर. एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज are important to enterprise but they are not reflected in financial statement because they cannot be measured and expressed in monetary terms. Value of money is considered to be static, जो कि नहीं है. It keeps on changing. Inflation. So value of money is considered to be static as the transactions are recorded at the value on the transaction date and continue to be shown at the recorded value. In reality, due to inflation, goods that can be purchased for 1,000 rupees today may be purchased for say 1,200 later. नेक्स्ट जी, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. हाँ भाई, दो तरीके के साल होते हैं, बताओ. फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, खत्म होता है ऑफ नेक्स्ट ईयर. कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है एंड खत्म होता है ऑफ द सेम ईयर. अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल जी वो पीरियड है जिसके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना रहे हैं. अभी अभी हम पढ़ के हटे थे गोइंग कंसर्न अजम्पशन. क्या कहती है? चलती का नाम गाड़ी, बिजनेस चलता ही रहेगा, इनडेफिनेट लाइफ है. तो भाई जिस दिन बिजनेस खत्म हुआ उस दिन बना लेना बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या लोड है? अभी लोड है किसे? पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सरकार को लोड है टैक्स के लिए, ओनर को लोड है प्रॉफिट निकालने के लिए, एम्प्लॉय को लोड है अपनी सैलरी बोनस लेने के लिए. यस और नो? तो डिफरेंट जो पार्टीज हैं उनको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए. बैंक को लोड है जी, उसने आपको उधार दे रखा है, उसको यह पता लगाना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आप उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो इन पार्टीज की नीड को पूरा करने के लिए हम अपने बिजनेस की लाइफ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं.
और ये छोटा पार्ट होता है प्रैक्टिकली 1 साल। तो इसीलिए पीरियड का नाम है अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड फॉर विच अकाउंटिंग इज डन इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आओ जी। According to this, life of an enterprise is broken into smaller periods so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, means the enterprise shall continue its activities for a foreseeable future. Users of financial statement, especially the management and the banks, require information from the accounts at regular intervals so that decisions can be taken at the appropriate time. Management को information चाहिए at regular intervals to assess the performance. Funds requirement, short term as well as bank require accounting information periodically because they have invested money and have to ensure the safety and return. So in view of the above, life of the enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as, चलिए next, फुल डिस्क्लोजर कहता है जी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हर एक चीज को डिस्क्लोज करना चाहिए। देखो जी, जो तो कानून का डंडा है, जो तो बुक्स ऑफ लॉ कहती हैं आपको, कंपनीज एक्ट कहता है आपको, या जो भी सरकार के इनकम टैक्स के रूल्स कहते हैं, तो वो चीजें तो आपको डिस्क्लोज करनी ही करनी है। यू आर बाउंड टू डू दैट, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू दैट। इसके अलावा भी हमें हर मटेरियल चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले के लिए आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक ही तरीका है, दैट इज आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब मैं बार बार बोलता हूं, उससे सिर्फ 2 ही चीजें निकलती हैं जनाब, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब हर एक मटेरियल चीज को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए, जिससे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ज्यादा मीनिंगफुल और रेलिवेंट हो। क्या चीज मटेरियल है, क्या चीज मटेरियल नहीं है, वो अगला कॉन्सेप्ट है द मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। तो हाल फिलहाल है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स all material and significant information to be disclosed. Disclosure of material information will result in better understanding. सेल कम हो रही है जी, उसका रीजन डिस्क्लोज करो, तो सेल कम होने का कारण पता चलेगा लोगों को। वो कारण क्या होगा? अभी रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, BBMB भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, डैम्स बने हैं। डैम का तीन रीजन होते हैं जी डैम बनाने के। सबसे पहला रीजन होता है जी पानी को स्टोर करना ताकि बाद में इरिगेशन के लिए यूज हो। दूसरा रीजन होता है जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा रीजन होता है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लड्स को रोकना। ठीक है, तो अब BBMB ने पानी स्टोर करके रखा हुआ है और फ्लड्स भी रोक रखे हैं, वो बात अलग है। नरेटिव कुछ और है कि जी उसी की वजह से आए हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है BBMB के चेयरमैन ने, तो उसने कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई जो पोंग डैम है उसमें आज तक की हिस्ट्री में इतना पानी नहीं आया। 11 पॉइंट समथिंग BCM, BCM स्टैंड्स फॉर बहादुर चंद मुंजाल नहीं जी, BCM स्टैंड्स फॉर बिलियन क्यूबिक मीटर्स, आज तक नहीं आया। भाखड़ा में इससे पहले भी आया, लेकिन अभी भी 9 पॉइंट कुछ आया है। तो कहता है इतनी बारिश ही नहीं, इतना पानी कभी आज तक आया ही नहीं। और उसने एंड में बहुत ब्यूटीफुल बात बोली, उसने बोला कि भाई ये तो डैम्स थे तो तुम हो, और अगर ये ना होते तो जो तबाही होती आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और कहता तबाही अब ना होती, तबाही तो जून से शुरू हो जाती। कहता जून में हमारे पास 2-2 लाख क्यूसेक पानी आया है, तो हमने बचा के रखा है। और फिर उसने 4 सरकारों के चपेट भी मार दी। वो 4 सरकारें हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, जो चारों का ये BBMB है। उसने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल। वो कहता है इस कंजर्वेटिव सोच को छोड़ना पड़ेगा। चारों सरकारें 2 महीने में जो है पानी छोड़ना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अगले साल के लिए बचा के रखते हैं, इस बार पानी भरपूर मात्रा में आया है
तो कहता है इस कंजर्वेटिव अप्रोच को छोड़ो, पानी अगले साल आ जाएगा। आप ये देखो कि अगर मार्च के महीने में, अप्रैल में बता दिया था आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि भाई बारिश अच्छी होगी। अच्छी बारिश का मतलब ये नहीं फेवरेबल होगी, अच्छी बारिश का मतलब है बहुत बारिश होगी। तो अपने आप को क्या रखो, प्रिपेयर रखो। तो फिर लालच छोड़ देते ना, पहले ही डैम को कम रखते। जब पता है बारिश अच्छी होनी है तो वो उसने बोला कि भैया लालच छोड़ो, लालच बुरी बला है। प्रेजेंट देखो, फ्यूचर का बाद में देख लेंगे। सरकारें अपनी जगह ठीक है, उनको पानी चाहिए, कल को अगले साल बारिश ना हुई, सोखा पड़ गया, फिर फसलें फिर भी खराब होनी है, फिर बिजली नहीं होएगी, फिर रोएंगे जी बिजली नहीं है, बिजली नहीं है। बट देयर शुड बी अ बैलेंस। तो फ्यूचर के चक्कर में तुम अभी रोड दो। तो पॉइंट यही है। अब शुरू कहां से हुआ, बीबीएमबी। अब बीबीएमबी क्या बनाता है, बिजली। तो बिना अगस्त के महीने में बिजली बनी होगी, ज्यादा सितंबर में बनी होगी। अरे कहां से बनी होगी बिजली, कहां से बनी होगी। अब जब पीछे से पानी आ रहा है, पहाड़ जो है बादल फट रहे हैं, तो सिल्ट लेवल, बड़े बड़े पत्थर भी तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। टरबाइन पे छोड़ दें, ठा टरबाइन ठा, कहां से बनाओगे बिजली। तो वो बताएंगे अपनी रिपोर्ट में, भैया इन 2 महीनों में हमारे पास बिजली क्यों नहीं बनी। हमारी कोई फॉल्ट नहीं था, कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं थी, कोई मशीन खराब नहीं थी, ये तो पीछे से सिल्ट का लेवल ज्यादा था, इसलिए हमने बिजली नहीं बनाई। तो अब अगर कोई बाहर वाला देखेगा और वो पढ़ेगा तो समझ जाएगा, हाँ भाई इसमें इनका कोई दोष नहीं है। 2020-21, 2021-22 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ राशन वाला और दवाई वाला उसकी सेल बढ़ी थी, बाकी सबकी सेल कम हुई थी, और एक फोन बेचने वालों की बढ़ी थी, ठीक है ना, टैब बेचने वालों की, बाकी किसी की सेल नहीं बढ़ी थी। तो वो मेंशन करेंगे ना, भाई व्हाट्स द रीजन, इट्स नॉट ड्यू टू आवर बैड परफॉर्मेंस, इट इज ड्यू टू मिस्टर कोविड। आई समझ में। चलिए हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लीज। Materiality principle refers to relative importance of an item should be regarded as material if there is a to believe that knowledge of it would the decision of an whether an item is material or not material will depend on its, and it means that it is a matter of exercising judgment to decide which item is material and which is, and only those items should be disclosed that have significant effect or are relevant to the users. अब disclosed का मतलब पता है क्या होता है जी, जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाती है और बैलेंस शीट बनाती है। उसको ना अलग से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना होता है, जिसमें उसे सारी इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्क्लोजर देना होता है। तो अपनी एग्जांपल है, रिपेयर्स करा रहे हैं हम, क्या करा रहे हैं, रिपेयर्स करा रहे हैं बिल्डिंग की। तो जनाब रिपेयर्स तो P&L में 2 साइड पे आएगी, चाहे आपका बिजनेस छोटा है चाहे आपका बिजनेस बड़ा है, लेकिन उसको स्पेशल मेंशन तब दिया जाएगा जब वो मटेरियल होगी। अब वो मटेरियल कब होगी जी, नीचे एग्जांपल दे रखा है जी, आपकी बिजनेस की पूरे साल की सेल है 10 लाख, कितनी है 10 लाख, और आपने साल में 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए बिल्डिंग की रिपेयर पे। ये मटेरियल, ये है मटेरियल इंफॉर्मेशन। आपने 10 लाख कमाए कोई नहीं, 10 लाख रेवेन्यू है, माल चोरी का नहीं है, खुद बना के बेचा है या खरीद के बेचा है, बना के बेचा हो चाहे खरीद के बेचा हो, पैसे तो लगेंगे। तो 10 लाख आपके पास माल बेच कर आया, उसमें से आपने अपनी कॉस्ट निकालनी है। तो अगर आप, मैं कहता हूं 25% भी कमा रहे हो, कितना, तो आपने 25% खर्चा कर दिया सिर्फ बिल्डिंग की लिपा पोती पे। यस और नो, इट इज वेरी मटेरियल इंफॉर्मेशन। आपको बताना पड़ेगा कि बिल्डिंग पे 2.5 लाख रुपए खर्च करने का औचित्य, ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। और अब अगर आपकी कंपनी की सेल है, आपके बिजनेस की सेल है 10 करोड़ और आपने 2.5 लाख रुपए बिल्डिंग पे लगा दिया, नॉट अ बिग डील। 10 करोड़ का 2.5 लाख 2.5% भी नहीं हुआ, 0.25% हुआ। 1 करोड़ का 2.5% जो है वो बनता है 2.5 लाख रुपया।
10 करोड़ का 2.5 लाख, तो 0.25%। उसको सजा सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 लाख वाली कंपनी को बोल्ड में लिखने की जरूरत है। चलिए एग्जाम्पल बता दिया जी मैंने आपको। आओ जी अगला, प्रूडेंस और डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट डू प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। आपको लगता है फ्यूचर में लॉस होगा, आज ही अपने प्रॉफिट को कम कर लो उस लॉस को बेयर करने के लिए। आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो चुप करके बैठ जाओ, जब होगा तब की तब देखेंगे। आज ही अपना खर्चा बढ़ा ना लो। क्यों ना बढ़ाओ? कल को ना हुआ तो क्या करोगे? ठीक है ना। और अगर आज आप अपना लॉस बढ़ा रहे हो, मतलब आपने प्रॉफिट को कम कर रहे हो, और कल को लॉस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर प्रॉफिट बढ़ा लेना, तो कुछ गया थोड़ी हमारे पास से। So this is concept of conservatism, but it's a two-edged sword. दो धारी तलवार है जी। इसका गलत यूजेज भी होता है। हम ज्यादा लॉसेस को एंटीसिपेट करके अपने प्रॉफिट्स को क्या कर लेते हैं? कम। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने प्रॉफिट कम कर लिया, क्यों कम कर लिया? टैक्स बचाने के लिए कम कर लिया, लेकिन एक्चुअली में उतना नुकसान होना नहीं है, तो आप बनाते हो सीक्रेट रिजर्व। केड़ा रिजर्व? which is a bad practice on the side of accountant. चलिए, do not anticipate any profit but do provide for all the possible. Stating differently, it takes into consideration all prospective losses but not the prospective. The application of this concept ensures that financial statements do not paint than what it actually is. For example, closing stock is valued at cost price or whichever is less. हाँ जी, यहीं से आता ना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू whichever is less. Which accounting concept states that? तो प्रूडेंस, और फिर आपने उसका क्या निकालना, उसको क्या करना है? एक्सप्लेन। और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट एंड डिस्काउंट. Prudence or conservatism principle prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. Thus, as a result, फिर से ये भी पूछ लेते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट हमारी लाइबिलिटीज को ओवरस्टेट कर देता है? Thus, as a result, liabilities may be, it has a drawback that it may be used to create. फिर से लाइन आगे जी, which with the help of which concept we can create secret reserve, and thus financial statements may not depict a true and fair view of the state of affairs of the concept of conservatism needs to be applied with, so that the reported results are not, it may result in creation of. चलिए नेक्स्ट, केड़ा कॉन्सेप्ट है जी? ये कहता है जी एसेट उस वैल्यू पर रिकॉर्ड होना चाहिए जिस वैल्यू पे हमने उसे खरीदा था, फिर सिस्टमैटिक मैनर में उसे साल दर साल क्या करना चाहिए? डेप्रीशिएट. Asset is recorded in the books of accounts at the price paid to acquire it. The cost is the basis for all the subsequent accounting of the asset. Asset is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced by charging. The market value of an asset may change with the passage of, but for accounting purposes, it continues to be shown in the books of account at its. For example, an asset is purchased for 5 lakh. If at the time of preparing the final accounts, even if its market value says 4 lakh or 7 lakh, yet the asset shall continue to be shown at its. Cost concept brings objectivity in the preparation and presentation of. They are not influenced by the personal bias or. Next जी, मैचिंग प्रिंसिपल और मैचिंग. तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी चीज को क्या करना है हमें? मैच. एक्सपेंस को मैच करना है जनाब, किसके साथ? रेवेन्यू के साथ. क्यों? प्रॉफिट निकालना है कि नहीं निकालना? सही निकालना है कि गलत निकालना है? कैसे निकलेगा? जब रेवेन्यू को किससे कंपेयर करोगे? हाँ जी, सैलरी मार्च महीने की क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? पे नहीं की. प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, क्योंकि मार्च के महीने में सेल हुई है, सेल को आपने रिकॉर्ड किया है. सेल कैसे हुई है? फैक्ट्री बंद करके कि खुली रख के? कल आप ही थे फैक्ट्री में, एम्प्लॉय नहीं थे,
जो माल मार्च में बनाया है आपने उसी को बेचा होगा। तो आपने जब सर्विसेज एक्वायर कर ली जिससे सेल हो रही है, सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल? उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो आपने खर्चा किया है उसे रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचो, क्यों करना चाहिए? बिकॉज ऑफ an important objective of business is to determine, it is necessary to match with to determine correct profit, or profit earned by the business during a period can be correctly measured only during the period is matched with to earn that it is not relevant, or therefore as per this concept adjustments are made for, and in brief expenses for the accounting period are matched against related rather than cash received, or this concept should be followed while preparing to present a true and fair view of the and financial position of the business. Next G, dual aspect, or for every debit there must be equal and opposite credit. वो इसीलिए जी बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। चलिए, अकॉर्डिंग टू द डुअल एस्पेक्ट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन एंटरप्राइज हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ, सिंपली स्टेटेड फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट ऑफ इन वन, और इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर एग्जाम्पल राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद कैपिटल, दो अकाउंट्स आगे जी, एक कैश और एक कैपिटल। फर्दर अगर एंटरप्राइज ने बोरो किया अमाउंट बैंक से तो एसेट बढ़ जाएगा जी, और जो एसेट आपका बड़ा है उसमें से एक हिस्सा जो है वो बैंक लोन का है, विच इज आर लायबिलिटी। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द रिजल्ट ऑफ विच कॉन्सेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चेक कर लीजिए, दिस फंडामेंटल इक्वेशन विल रिमेन ऑलवेज गुड। इन अदर वर्ड्स, अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट्स द फैक्ट दैट for every debit there is an equal credit and vice versa. The system of double entry bookkeeping is based on this concept. Next, एक था जी मैचिंग। मैचिंग जब अप्लाई करना है, कोई आपको सिचुएशन दे रखी है तो आप ये वहां पर चेक करना कि मैच करने की बात हो रही है कि नहीं, और ये है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। यहां पर मैच होने की बात नहीं होगी, मैचिंग नहीं करनी यहां पे। यहां पर किसे रिकॉग्नाइज करना है? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना और रेवेन्यू को रियलाइज करना आर टू सेपरेट थिंग्स। अब देखो, अब रेवेन्यू जो है, पढ़ लो पहले। अकॉर्डिंग टू दिस रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन when the transaction has been and the obligation to receive the amount is, let us, it is to be noted that, padhiye, and recognizing the revenue, realizing the revenue are one and the same thing. Receipt of cash is a separate thing. आपके कॉन्सेप्ट का नाम revenue is said to be recognized when the transaction is enter into goods sold to Ram on credit, Ram debit to nature of sales. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया कि नहीं हुआ? आपने अगर एंट्री में डाल दिया, रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, पैसे आ गए, 2 महीने बाद पैसे मिले, एंट्री कैश टू राम। इसमें कैश क्या है, राम क्या है? एसेट ही है ना, रेवेन्यू तो नहीं आया। रेवेन्यू एक बार ही आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। जब आप सेल कर रहे हो दैट इज रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड। जब पैसा मिल रहा है देन इट इज रिसीव्ड, कैश इज रिसीव्ड। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बोलता है कि भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जब ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए। पैसे आए, पैसे नहीं आए, इट डजंट मैटर। एग्जाम्पल जी, गुड्स कब बेच रहे हो जी? फेब में।
और पैसे कब मिल रहे हैं? हाँ भाई, सेल कब रिकॉग्नाइज होगी? फेब में। पैसे कब आएंगे? अप्रैल। एक और एग्जांपल, एडवांस मिला आपको सेल के लिए फेब में, और सेल करनी है मई में। हाँ भाई, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा? जब पैसा मिला कि जब सेल करोगे? क्योंकि जब आपको पैसा मिला तो एंट्री क्या की? कैश टू सेल्स के एडवांस फॉर सेल्स? कैश की नेचर, एडवांस फॉर सेल्स की नेचर लायबिलिटी नॉट रेवेन्यू। अब जब माल बेचोगे तो एंट्री करोगे टू सेल्स, जितना एडवांस मिल गया वो डेबिट हो जाएगा। अगर बाकी का पैसा मिल रहा है तो कैश आ जाएगा, नहीं मिल रहा तो डेटर का अकाउंट आ जाएगा। हाँ क्या ना? नेक्स्ट, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो जनाब, उसका क्या होना चाहिए आपके पास? प्रूफ। उस प्रूफ को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फेयर हैं और ऑथेंटिक हैं। The verifiable objective concept holds that accounting should be free from personal bias. Measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objective. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents. ये हो गए जी आपके 14 अकाउंटिंग assumptions and principles. अगली हेडिंग क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मापदंड, बेंचमार्क। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग बेंचमार्क है रिगार्डिंग डिफरेंट आइटम्स। कौन बनाता है जी? ICAI। और कंपनीज को लगने वाले बनाता है कंपनीज एक्ट 2013। काहे बनाए जाते हैं? वो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जी। ताकि हर कोई जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए सेम सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करे, और इनकी इंप्रूवमेंट के लिए और हार्मोनाइजेशन के लिए ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जी हिस्ट्री किसी ने नहीं पूछनी आपसे। बॉटम ऑफ द पेज 3.9 पेज, इतना जरूर आपको मालूम होना चाहिए कि अपने देश में रह रहे हो, अपने देश में बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय, ये कौन फॉलो करता है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेकेंड, accounting standards notified under by GOI, Government of India। फिर जी दोबारा से पढ़ के सुनाओ सेकंड पॉइंट। तीसरा रीड करो। एक शब्द का फर्क है, इंडियन। सेकंड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, थर्ड में इंडियन है। ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन लाइन विद IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मल्टीनेशनल कंपनीज को मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों बोला जाता है? वो मल्टीपल नेशंस में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रही हैं, तो हर कंट्री में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे तो कंपनी तो फिर काम नहीं कर पाएगी। इसलिए हर एक कंट्री के पास 2 ऑप्शन थे। ऑप्शंस थे, या तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज अप्लाई कर लो, या अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को उनके जैसा बना लो। इसीलिए इंडिया ने IFRS को कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने एक अलग सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जो कि एट पार थे विद IFRS। उसे क्या बोलते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आपकी कंपनी है, नेशनली ऑपरेट करती है,
इंटरनेशनल नहीं खेलती तो आपको नंबर 2 कैटेगरी वाले लगेंगे। आपकी कंपनी है इंटरनेशनल खेलती है, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज खेलती हैं, उन पे लगेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब साथ ही में डब्बा दे रखा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज एप्लीकेबल टू वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी लोगों से शेयर बेचकर पैसा इकट्ठा कर रही है। कंपनीज हैविंग नेटवर्थ कैपिटल होती है जी ऑफ और होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, मतलब पापा जिनके क्या हैं, पापा जिनके क्या हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या 250 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ वाली कंपनी। मींस अगर पेरेंट कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं और आप पेरेंट कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी हो तो फिर आपको भी क्या लगेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बता तो दिया है जी, फिर से आ गया 3.10 पेज, किस पे लगते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनीज ऑफ कंपनीज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बॉट लास्ट पैराग्राफ, ऑल कंपनीज अदर देन ऑन whom apply or have adopted, मतलब आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, आपकी पेरेंट कंपनी पब्लिक नहीं है, उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम नहीं है, मतलब उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, लेकिन आप फिर भी क्या लगाना चाहते हो, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ, यू आर फ्री। वो कोई गलत चीज नहीं है, आपका विजन है ग्रो करने का, तो आपको लगता है बाद में अगर हम 250 करोड़ से ऊपर गए तो फिर हमें सारा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो हम पहले ही उसी सेटअप को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। इज दैट ओके जी? तो अगर आपके ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग रहे हैं तो फिर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। वो लिखा हुआ है जी, पढ़ लो। फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट। हाँ भाई, चेक करो, हेडिंग पढ़ो जी, केड़े वाले हैं ये? नंबर 1 वाले जो लगते हैं नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे। कितने हैं चेक कर लो। 1 से लेकर 29। नीचे चेक कर लो, 30, 31, 32 विड्रॉ कर लिया आईसीएआई ने। आगे चेक करो जी, हुन केड़े है? ये वो वाले हैं जी जो नेशनल खेलती हैं। कितने हैं चेक कर लो? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 है नहीं जी। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। 29 टोटल नहीं है जी। 8 नहीं लगते, 8वां नहीं लगता, 28 है। फिर कड़े हैं जी इंडियन अकाउंटिंग। चेक कर लो जी, 32 तो है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले 16 आ गए जी, फिर 1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ही है जी। बट डिफरेंट उनको जो है वो नंबर दे रखा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता दिया जी, नेचर नुचर कुछ करने की लोड कोई नहीं जी। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैन मेड है जी बिल्कुल, और बिजनेस एनवायरनमेंट और लॉज ऑफ द कंट्री के ऊपर बेस्ड है, तो वो चेंज होते रहते हैं। 3.15 पेज प्रॉब्लम मैं पहले भी करा चुका हूं जी, मार्क कर लो, अपने आप करना। अब फिर IFRS आ गया जी, अपने वाले कौन से हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 3.18 पेज। सबसे पहली बात, जो आपका IFRS है वो प्रिंसिपल बेस्ड है। क्या बेस्ड है? सिद्धांत बेस्ड है वो। और जो हमारे
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल वाले, वो है रूल बेस्ड। कानून क्या कहता है? जो इंटरनेशनल हैं और जो हमारे वाले इंडियन वाले हैं वो कहता है लॉजिक क्या कहता है। क्या कहते हैं? लॉजिक क्या कहता है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिंसिपल बेस्ड व्हाइल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रूल बेस्ड। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलो। छोटा सा एग्जांपल पहले भी दिया था। दो तरीके के शेयर्स होते हैं। अब तो तुम बिजनेस स्टडीज भी खत्म करने के कगार पे हो। दो तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। 9% प्रेफरेंसेस, 9% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड जो किसे मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ना 1% कम ना 1% ज्यादा। तो जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नेशनल वाले, वो कहते हैं, रूल कहता है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बैलेंस शीट का फॉर्मेट देता है और वो कहता है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। लेकिन जो लॉजिक कहता है, जो प्रिंसिपल कहता है, वो कहता है भाई अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर इश्यू करके उनसे पैसा ले रहे हो और आप उन्हें हर बार सिर्फ कितना इंटरेस्ट दोगे? 9%, और आप उनका पैसा भी वापस करोगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं बाय लॉजिक ये तो उधार हो गया जो हमने किससे लिया? जनता से। तो वो कहते हैं जी इन्हें उधार मानो, लोन मानो, इसे शेयर होल्डर का पैसा मत मानो। ये है लॉजिक। तो जो इंटरनेशनल सीन है वो लॉजिक से चलता है और जो नॉर्मल अपने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट वाला सीन है जो नेशनल लेवल पर लगता है वो चलता है लकीर पे। लकीर कहती है तू फकीर है, मतलब ये तेरे को फॉर्मेट दे दिया, चुपचाप इसी फॉर्मेट पे चलता रहे। सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। वन मार्कर आ जाएगा। केड़ा रूल बेस्ड है और केड़ा प्रिंसिपल बेस्ड है। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल बेस्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बेस्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल बेस्ड है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पे चलता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। फेयर वैल्यू का मतलब है, डेप्रिसिएशन कर रहे हो जी आप, एसेट खरीदा 10 लाख का, 3 साल डेप्रिसिएशन देनी है, स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले साल 1 फिर 1 फिर 1, हर साल 10 लाख में से 1-1 लाख माइनस होता गया। डन। जो हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहता है कि साल शुरू हुआ, मार्केट में पता लगाओ साल के शुरू में हमारी प्लांट एंड मशीनरी की मार्केट वैल्यू क्या है? 8 लाख रुपए, क्या नहीं? 8 लाख। अब साल के एंड में फिर से पता लगाओ कितनी है? 7.5 लाख। तो डेप्रीसिएशन 50,000। साल के एंड में 8/50 हो गई, 50,000 बढ़ा दो। फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। अब व्हाट इज फेयर वैल्यू? साल के शुरू में आपकी मशीन 8 लाख की थी मार्केट में, तो भाई अगर उस दिन आपको खरीदनी पड़े सेम मशीन तो कितने खर्च करोगे? 8 लाख। बेचोगे तो कितने आएंगे? फेयर इनफ। फिर साल के एंड पे गए, उसी मशीन को सारा साल चलाया, अब उसकी वैल्यू है 7,20,000। तो आज की डेट में अगर उसे बेचोगे तो कितने मिलेंगे? और आज की डेट में वैसे ही खरीदने जाओगे तो कितने दोगे? तो बेसिकली ऊपर और नीचे में फर्क कितने का है? 80। तो उसको क्या डालो? डेप्रीसिएशन। दैट इज फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट। Unlike accounting standard, Indian accounting standard prescribes that asset and liability of the company may be shown. क्या वर्ड लिखा है? may be कर सकते हो और कर at the fair value as at the date of the balance sheet. But financial instruments, that is securities, that is share debenture bond जो हमने शेयर मार्केट में दूसरी कंपनी के खरीद रखे हैं, should be valued at fair value. Thus, in effect, when fair value is adopted for fixed assets, depreciation is not charged on the cost of the asset, but it is valued as on that date. And the difference in the opening and closing valuation is debited or credited to profit and loss account. It means every asset and also liability will have to be valued or discounted every year to be shown in the balance sheet. Underlying assumption जी in Indian accounting standard वो सेम ही है जी। पहली जी, दूसरी जी। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है उसमें क्या क्या आता है? इसे बैलेंस शीट बोलते हैं। नेक्स्ट, इसमें शेयर होल्डर फंड की वैल्यू चेंज होती है। नेक्स्ट, इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंस आता है। चलो बाजी मुक गया।